टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम जिस तरह से हमने पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा, और आज बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे थे कि स्मोक और वो फोक का जो मिक्सचर था वो हमें नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आंखों के मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन कुछ उसका कई अगर बरसों से हम देखें तो वस्ती पंजाब बिलखसूस लाहौर और गिरदोनवाह में जाड़े के आगाज़ के साथ ही दीगर अमराज के साथ साथ आंखों की बीमारियों का खर्चा भी बढ़ जाता है। हाँ जी, और इन अमराज का अहम सबब मौसम में तब्दीली के साथ छा जाने वाली सेहत की दुश्मन वो धुंध है जिसे हम स्मोक कहते हैं। और बच्चे और बुजुर्ग अफराद जो हैं वो स्मोक से ज़्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं, जिनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। फिर ये कहा जाता है गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले, लेकिन घरों से बाहर तो सबको निकलना पड़ता है, काम करने के लिए जाना पड़ता है। और बिल्कुल ऐसा ही है, कितने लोगों के पास अपनी सवारी मौजूद है, और अगर अपनी सवारी है तो ज़्यादा लोगों के पास बाइक मौजूद है, तो फिर आपका एक्सपोजर तो हो ही रहा है। बिल्कुल। और स्मोक का सबसे आसान शिकार जो है वो आंखें होती है, जिन पर ये फौरी असर करके उन्हें मुतासर भी करता है। स्मोक से आंखों में एलर्जी हो जाती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, पानी बहता रहता है और चुभन सी महसूस हो रही है, और बार बार आंखों में खारिश भी होती है, जिसकी वजह से मुतासरा शख्स आंखें मलता रहता है और धुंधलापन भी फिर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या कोई इससे ज़्यादा नुकसान भी आंखों को हो सकता है? और अब तो हमें ऐसे है कि जैसे हर साल ही क्योंकि स्मोक ने आना होता है तो हमने इसको भी लाइट लेना शुरू कर दिया। इकरा, तुम्हें याद है कि पहले तो बहुत ज़्यादा मसला हुआ, स्कूल्स वगैरह बंद हुए, लोगों ने इसको संजीदा लिया था, फिर हर साल ही ये मामला शुरू हो गया। इस साल भी आवाज़ें यही उठ रही हैं कि जी के स्कूलों के हवाले से वैसे ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट ईयर इसलिए ज़्यादा था क्योंकि कोविड की वजह से एक तो सारी लोग बाहर इतनी नहीं निकल रहे थे, तो इस तरह से गाड़ियों वगैरह का और जो बाइक्स वगैरह इस तरह इनके इस्तेमाल भी नहीं होता, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कम हुई थी। तो अब क्योंकि दोबारा से वैसे ही हमारी जो लाइफ है वो वैसे ही रवान दवा दोबारा से हो गई है, तो उसमें फिर ये हुआ है कि इस बार जो स्मोक है वो ज़्यादा ही महसूस तो ख़ास तौर पर बच्चों की आंखों का ख्याल कैसे रखना है और हमने अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखना है, और क्या तकलीफ़ हमें हो सकती हैं, किस तकलीफ़ में हम मुब्तला हो सकते हैं इस स्मोक की वजह से, बात करेंगे मारूफ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरसलान हमारे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, स्मोक के हवाले से हमारी बात होती भी रहती है। इस साल की स्मोक पहले सालों वाली स्मोक से आपको भी कुछ मुख्तलिफ लग रही है? जी बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही है। उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो एक हम लोगों की जो अपनी फीलिंग है, जिस तरह आपने बताया कि आप सुबह निकलते हैं और सुबह के टाइम इसकी शिद्दत वैसे भी ज़्यादा होती है, और दूसरा जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है यानी डाटा के थ्रू, और आई डोंट नो ज़्यादा लोगों को मालूम है या नहीं, आज का डाटा अगर आप उठा के देखें तो टुडे एट दिस मोमेंट लाहौर इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। आज की डेट में लाहौर टॉप के ऊपर है, नंबर 1 के ऊपर है, और यहाँ की जो WHO की गाइडलाइंस हैं उससे 60 टाइम्स पोल्यूटेड है एयर इस वक्त हमारी जो मौजूदा। हमने पिछले एक माह के अंदर कई दफ़ा टॉप किया है लाहौर वालों। जी बिल्कुल। तो आज भी यही सूरत हाल है। तो नेचुरली डाटा भी इसी चीज़ को प्रूव कर रहा है कि शिद्दत जो है स्मॉग की वो पिछले सालों के मुकाबले में इस दफ़ा ज़्यादा है। दूसरा, एज अ डॉक्टर जब हम अपने क्लिनिक्स कर रहे होते हैं तो डेली बेसिस के ऊपर जो हमारे पास इनफ्लो होता है पेशेंट्स का, हमें उससे भी कुछ आइडिया हो जाता है कि क्या सूरत हाल है। तो नेचुरली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पेशेंट्स भी और जो जनरल पब्लिक है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड, और हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो इरिटेशन से और स्मॉग रिलेटेड एलर्जीज से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है स्मोक आंखों के लिए, और आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं उनमें क्या क्या सिम्टम्स हो रहे होते हैं इसके बाद? देखें, ख़तरा शॉर्ट टर्म में तो कोई बहुत ज़्यादा उस तरह का नहीं है, लेकिन ये आपकी डेली एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, क्योंकि इसकी वजह से आँख में सीवियर इरिटेशन, इचिंग, रेडनेस, वाटरिंग, और आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आपकी डेली लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। ख़ास तौर के ऊपर बच्चों का चूँकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक्सपोजर कम होता है, दे आर मोर वल्नरेबल। बच्चों के अंदर बहुत तेज़ी से और जल्दी इस चीज़ का इफ़ेक्ट आता है। तो हमारे पेशेंट्स में बच्चों की एक बड़ी तादाद है। इसके अलावा जिस तरह आपने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें एक्सपोजर। जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ही ज़्यादा इसका रिस्क भी ज़्यादा है, और इसकी अलामात की शिद्दत जो है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, अब यही हम हाई रिस्क वालों की बात कर रहे हैं। कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं? जैसे हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं, हर बीमारी की जब बात हो रही होती है तो हम बुज़ुर्गों और बच्चों के वाले से ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसमें हाई रिस्क पे कौन लोग? इसमें देखें 3 अगर हम कैटेगरी देख लें। एक तो ये है कि हम वो हज़रात जिन्होंने बाइक पे या साइकिल पे या वैसे ओपन एनवायरनमेंट के अंदर किसी क्लोज व्हीकल में सफ़र नहीं करना है, तो वो सबसे ज़्यादा नंबर 1 टॉप के ऊपर है।
दूसरा नेचुरली जो है बच्चों की और बुज़ुर्गों की इम्यूनिटी उस लेवल की नहीं होती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा हैं। बच्चों का चूँकि आजकल स्कूल्स खुल गए हैं और उनका यकदम से 2 साल से वो घरों के अंदर थे और अभी एक्सपोजर यकदम से हुआ है उस चीज़ का, तो इस वजह से वो ज़्यादा जो है इफ़ेक्टेड हैं इसके अंदर। तो ये ग्रुप्स जो हैं वो ठीक है। डॉक्टर साहब, एहतियात की बात होती है, मतलब कि वैसे तो मास्क की भी बात हो रही है और साथ ही ऐनक की भी बात हो रही है, ग्लासेस की बात हो रही है कि आप लाजमी तौर पर लगाएं। हमें ऐनक के हवाले से बताइएगा, आंखों को बचाने के लिए। अब एक ऐनक आपने भी लगाई हुई है, एक ऐनक मैंने भी लगाई हुई है, क्या यही काफ़ी है या ये काफ़ी नहीं है? इसका हमें फ़ायदा नहीं होगा उस तरह से? जी, इसका बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर इस ऐनक के साथ हम बाहर जाते हैं तो जो हवा का फ़्लो है वो तो हमारी आंखों को साइडों से उसी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है। तो जो रिकमेंडेड है वो है कि बंद ग्लासेस जो है वो आपने इस्तेमाल करने हैं और वो इजीली आपके पास अवेलेबल हैं मार्केट में, बड़ा कॉमनली जो है वो शॉप्स पे दस्तयाब हैं। बंद ग्लासेस जिसमें हवा अंदर ना जा सके। और ये अदर देन स्मॉग वैसे भी जो हमारे भाई बाइक्स पे या साइकिल्स पे सफ़र करते हैं उनके लिए वैसे भी एक जनरल प्रिकॉशन है, हम सब पेशेंट्स को और वैसे भी बताते हैं कि जनरल हेल्थ के लिए भी बेहतर है, डस्ट से और पोल्यूशन से बचने के लिए बंद ग्लासेस का इस्तेमाल आंखों की हेल्थ के लिए बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो ये ओपन ग्लासेस है जो आमतौर पर नज़र कमज़ोर होती है तो हम लोग लगाते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ये देखें तो हम हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं ना कि हमें एलर्जी ना हो जाए, हमारा एक्सपोजर ना उसके साथ हो, लेकिन अगर किसी को एलर्जी हो जाती है तो फिर उसके ट्रीटमेंट्स में क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, कुछ पॉइंट्स तो मेरे ख्याल में तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि उसमें आप एहतियात क्या कर सकते हैं। जिस तरह हमने एक्सपोजर की बात की है, उसके अलावा आँखों को वॉश करने का जो अमल है वो दिन में वक्तन फ़वक्तन नेचुरली हमें करते रहना चाहिए, ख़ास तौर पे जब हम बाहर से आते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे डॉक्टर सॉरी मैं आपको यहीं पे काटूंगा क्योंकि उसको वॉश कैसे करना है ये भी एक पूरी टेक्निक यकीनी तौर पर होगी, क्योंकि आंखें खोल के आंखों में पानी मारना है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ उनकी राय होती हैं और वो बता रहे होते हैं किस तरह से वॉश करना है, आंखों को कितना वॉश करना है, उसके मतलब हम साथ साथ उसको ज़ोर ज़ोर से रगड़ भी रहे होते हैं, करना क्या है वॉश? जी, इसमें एक चीज़ आपने आंखों को रब करने का जिक्र किया है, तो ड्यूरिंग वॉशिंग या उसके अलावा भी जब भी आंख में एलर्जी हो, आंखों को रब करने से बिल्कुल भी जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, उसको एहतियात करनी चाहिए। आंखों को रगड़ने से ऐसे कुछ मवाद जो है आंख में रिलीज़ होते हैं जो फर्दर वर्सन करते हैं या उस चीज़ को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर हमें आंख में खारिश और ज़ोर ज़ोर से हम उसको मले आंख सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो उस थोड़ा सा अर्ज को कंट्रोल करते हुए तो रब नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आंख को वॉश करने का आपने जिक्र किया, आंखों को खोल के हमने आंखों के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा 2-4 दफ़ा छींटे जो है वो डालने हैं और आईलिड्स को बाहर की तरफ पुल करके ताकि जो पार्टिकल्स जो है अंदर स्ट्रैंडेड हैं उनको भी अच्छे तरीके से वॉश करना या रिंस करना जो है वो ज़रूरी है। तो ये तरीका है। फिर इसके अलावा जो है हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वॉश करने के अलावा आजकल के हिसाब से हम अपनी डाइट ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसके अंदर ऐड करें, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है उनको ऐड करें। स्क्रीन टाइम जो है वो हमारा अगेन इन अलामात को वर्स करता है, ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि ऑलरेडी आंखों के अंदर इरिटेशन और एलर्जी है तो वो ड्राइनेस वगैरह को वर्सन करता है। तो उस चीज़ को जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं वो करना चाहिए। घर के अंदर आप एयर प्योरीफायर्स वगैरह जो है वो उनका मार्केट में अवेलेबल हैं, तो अगर इजी हो और पॉसिबल हो और आपकी रिहाइश किसी ऐसे इलाके में है जिस जगह के ऊपर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब तो हमें डाटा जो है वो इलाकों के हिसाब से भी मिल जाता है, तो अगर है तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट घर का जो टाइम है वो आपका अच्छे तरीके से और बग़ैर किसी पोल्यूशन के एक्सपोजर के गुजरे, तो घर में एयर प्योरीफायर्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो हमें करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ हमें ये भी बता दीजिएगा कि ये तो हमें आंखें कितनी दफ़ा आम दिनों में वॉश करनी है, कि आम दिनों में भी ये प्रैक्टिस तो फिर होनी चाहिए कि हम अपनी आंखों को जो है वॉश करते रहें। दूसरा हमें ये भी बताएं कि आम तौर पर हम ये देखते हैं कि लोगों को जिस वक्त इस तरह की एलर्जी हो रही होती है
तो ये भी तासुर पाया जाता है कि मुख्तलिफ एलर्जीज़ की तरह जो आंखों में एलर्जी होती है वो भी एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। ये बात कितनी दुरुस्त है? देखें, एलर्जी कभी भी किसी शख्स से दूसरे को मुंतकिल नहीं हो सकती। इन्फेक्शंस जो हैं वो मुंतकिल हो सकते हैं। और उसके अंदर भी जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, जिस तरह आम एक आशोब चश्म हमने एक कॉमन टर्म है जो हम यूज़ करते हैं, ये सबसे कॉमन बीमारी है जो दूसरे लोगों तक ट्रांसमिट होती है। एलर्जी जो है वो दूसरे लोगों तक नहीं जा सकती है। अच्छा, यानी कि स्मोक से जो एलर्जी आपको हो रही है, ये आप दूसरे तक मुंतकिल नहीं हो सकती है? जी, वो शख्स से शख्स को दूसरे से को मुंतकिल नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ये कि अक्सर बच्चों में मैंने देखा है आजकल के दिनों में, अब आई डोंट नो कि वो स्मोक की वजह से है क्या है, लेकिन उन बच्चों की आंखों पे दाने भी निकल रहे हैं। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? उससे कोई है इसके साथ स्मोक? नहीं, स्मोक का डायरेक्ट लिंक कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि जनरली ये जो आंखों के ऊपर दाने निकलना या जो मेडिकल टर्म है इसके लिए हम स्टाई की टर्म जो है वो यूज़ करते हैं, तो इसका ताल्लुक किसी हद तक पोल्यूशन के साथ तो है, लेकिन पोल्यूशन तो हर वक्त ही होती है। सर्दियों के अंदर ये ज़रूर होता है कि जो आई के ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस थोड़ी थिक हो जाती हैं या जम जाती हैं, जिसकी वजह से जो आँख के हदूद हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और ऑलरेडी जो पोल्यूशन है वो जब उसके साथ मिक्स होती है तो वो इन्फेक्शन का सबब बनती है। इस वजह से वो आँख पे दाने, और वो फिर मुसलसल ये अमल चलता रहता है। अगेन उसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है वो आँख की हाइजीन है, यानी कि आँख को अगर आप अच्छे तरीके से साफ़ रखते हैं, उसको वॉश करते रहते हैं, और इसमें एक जो देसी टोटका कह लें या वो ये है कि बेबी शैम्पू के साथ आपको आई लैशेस को अच्छे तरीके से सुबह शाम 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी साफ़ करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो चिकनाई खारिज करते हैं, और चिकनाई खाली पानी से साफ़ नहीं हो पाती है। तो ऐसी सूरत में उसको कम अज़ कम किसी ऐसे सरफेक्टेंट या किसी ऐसे केमिकल की ज़रूरत होती है जो चिकनाई को साफ करे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बने। बहुत अहम मौजू इसलिए है क्योंकि लोगों को ये मसाइल जो है दरपेश हैं। आपके आसपास लोग कह रहे हैं कि जी कि हमारी आंखों में इचिंग हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, चुभन है, खारिश है, बहुत ज़्यादा और रेडनेस उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा। तो बच्चों का तो ख्याल रखें, बच्चों को स्कूल जाने के अलावा कोई ज़रूरी काम नहीं है बाहर, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये वाली ऐनक आपको जिस तरह की मैंने लगाई है या फिर बाकी हम लगा रहे होते हैं वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा रही होंगी। बंद ऐनक आपने लगानी है, ग्लासेस आपने लगाने हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। एक अहम टॉपिक है जंगली हयात किसी भी मुल्क का सरमाया हुआ करती हैं अगर उनको समझा जा रहा हो तो, और कुदरत की इस तख्लीक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का फ़र्ज़ है। बिल्कुल, ताहम ये भी एक तल्ख़ हकीकत है, और हमजा ये तल्ख़ आप कह लें कि सच्चाई भी है कि दुनिया में जंगली हयात कम होती जा रही है, और जंगली हयात सिर्फ जंगल तक महदूद नहीं बल्कि हमारे आसपास, हमारे मुआशरे में, हमारे करीब मौजूद होती है। और जानवर ना सिर्फ माहौलियात को मुतवाज़िन रखते हैं बल्कि कुदरती खूबसूरत को भी नुमायाँ करते हैं। और आज दुनिया भर में नायाब परिंदों और जानवरों को बचाने की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप देखो ना कि मतलब कि हम कहते थे कि जी कि मौसम तब्दील हो रहा होता है तो परिंदे नकल मकानी कर रहे होते हैं। अब हम अक्सर रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि परिंदे पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर शिकार भी किया जाता है, उस तरह की खुराक भी अब हमें डालने का नहीं है। मुख्तलिफ रिसर्चेज़ हैं कि परिंदे क्यों ट्रैवल करते हैं, कहाँ पर ट्रैवल करते हैं। अब आप देखें वो वाले दरख्त ही मौजूद नहीं रहे कि जिन पे परिंदे हुआ करते थे, बसेरा करते थे। बिल्कुल वो वैसी चीज़ें नहीं रही हैं, तो इस वजह से हमें भी बड़े सोच समझने की ज़रूरत है इस वक्त के पाकिस्तान में उस तरह से चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। और हर साल अगर बात करें तो सैकड़ों या हज़ारों नहीं बल्कि लाखों जंगली जानवरों को गैर कानूनी शिकार के जरिए ख़त्म कर दिया जाता है। और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो काला और सुरमई जो बड़ा तीतर है वो नीलगाय है, और मतलब कि दलदली हिरन है, मुर्गाबी है, कोयल है, बटेर है, चकोर है, और मुख्तलिफ हम बात करते चले जाएंगे, परिंदे जानवरों का जिक्र करते जाएंगे, उनका शिकार भी आम है। और यहाँ पर हम उस तरह से केयर भी नहीं कर रहे होते हैं। हम बुनियादी तौर पर गलती कहाँ पर कर रहे हैं, इसी पर हमने आज बात करनी है। बिल्कुल, हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मौजूद हैं और हम उन्हीं से फ़ाद मलिक से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोगों को क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ़ाद। सबसे पहले तो हम आपको थैंक यू भी कहेंगे कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। क्या ज़रूरत है वैसे अभी इस टाइम की, कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की कि हमें इनका तहफ़्फ़ुज़ करने जंगली हयात? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ इस प्लेटफॉर्म का जहाँ पे हमें बेज़ुबानों की ज़ुबान बनने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, लेकिन जिस तर्ज़ का होना चाहिए उस तर्ज़ का नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे हमारे जो महकमे हैं उनमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी एक महकमा है, लेकिन उसके पास सहूलियात का फुकदान है। वो अपने मखसूस दायरे के अंदर रह के काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस काम को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये एक मुकम्मल तौर पे गैप है पब्लिक में
और महकमे में, महकमा वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात। अब उस गैप को पूरा करने के लिए किसी ना किसी को तो आगे आना है। तो मेरा ख्याल है कि ये किसी भी फ़र्द वाहिद की, जो आप नेशनल लेवल पे बात करें, तो ये जिम्मेदारी है हर उस इंसान की जो बाशऊर है कि हमने अपने उस माहौल को बचाना है जिस माहौल में हम रह रहे हैं। इस माहौल में मुख्तलिफ अक़साम की जंगली हयात, आपके नबातात, ठीक है। तो इसको हमने फिल करने के लिए फिर एक प्लान किया, क्योंकि मैं बचपन से काम कर रहा था, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। बचपन से वाइल्ड लाइफ के ऊपर मैं अपने तौर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो बहुत कम एरिया में जो मैं कर रहा हूँ, तो इस दायरे को हम बढ़ाएं, ठीक है, इसका पूरे पाकिस्तान में जो है वो इसको लेके चलें। तो उस हवाले से हमने फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया पे हमने मुख्तलिफ अवेयरनेस के ग्रुप्स बनाए, फिर हमने उनके ज़रिए लोगों को अवेयरनेस देना शुरू की। तो ये बेसिकली जो है ना, ये आगाही है जिसका फुकदान होता है। लोग इन जानवरों को ख़तरनाक समझते हैं। असल में हमारे पाकिस्तान में एक और भी चीज़ है कि लोग जंगली हयात को चंद मखसूस जानवर ही समझते हैं। मिसाल के तौर पे मोर है, इस जैसे खूबसूरत परिंदे, मारखोर है, या आप कह लें कि ब्राउन बियर है, जिनके ऊपर बड़ी एनजीओज़ का सिर्फ वर्क चल रहा है। लेकिन जो निचले लेवल पे छोटी वाइल्ड लाइफ है, उनका कोई जिक्र ही नहीं करता और उनको बिल्कुल फजूल किस्म की मखलूक समझ के इग्नोर किया जाता है। तो हम उनको भी साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक, मैं कहता हूँ, बहुत बड़ा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का है। यहाँ पे जंगली जानवर, उनकी तकरीबन जो ममालिया की अक़साम हैं वो 175 के करीब हैं। परिंदों की जो अक़साम है, जिनमें हिजरती परिंदे भी पाकिस्तान में आते हैं, यूरोप से, साइबेरिया से, रशिया से, उनमें तकरीबन वो 800 के करीब अक़साम हैं। और जो रेंगने वाले जानवर, जिनसे ख़ास तौर पे हमारे लोग नफ़रत करते हैं, हालांकि वो इस हमारे माहौल का अहम हिस्सा है और इसका एक जो हमारा हयातियाती तनू है उसके अंदर उसका अहम रोल है, तो उसको नज़रअंदाज करते हैं, नफरत करते हैं, मारते हैं। ठीक है, ये भी हमें फ़ाज़ ज़रा बताएं कि पाकिस्तान के किन इलाकों में अगर हम वाइल्ड लाइफ का जिक्र कर रहे हैं तो ज़्यादा ख़तरात इनको लाक है? देखें, वाइल्ड लाइफ मखसूस किसी जंगली हयात, जो जंगली हयात है, ये मखसूस किसी एरिया में नहीं है। इसका ताल्लुक आपके अर्बन एरिया में भी है, क्योंकि ये इंसानी आबादी का जो फैलाव है, इसके बढ़ने की वजह से उनके जो कुदरती अमाद गाहें हैं वो मुतासर हुई हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो अक़साम है वो सर्वाइव कर रही हैं, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ है। और फिर जो इनके मखसूस कुदरती अमाद गाहें हैं, जहाँ पे हम जिसको जंगल कहते हैं, जंगली एरिया, वहाँ पे भी इनकी मुख्तलिफ अक़साम जो वो उनको ख़तरात दरपेश हैं। वो इनलीगल इनकी स्मगलिंग है, इनका शिकार है, और आप कह लें कि वहाँ पे लोग नॉलेज ना होने की वजह से उनको ख़तरनाक समझ के मार देते हैं। तो हमारी कोशिश उन लोगों को आगाही देना है। इसके लिए हम नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ लोगों के साथ जो इस तरह का काम फलाही तौर पे कर रहे हैं, हम उनके साथ मिल के चल रहे हैं। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा जो है मुस्बत जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिल रहे हैं जब से शुरू किया है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ये महकमे हैं और जो NGOs हैं, मिसाल के तौर पे बड़ी NGO WWF है, हम इनके साथ मिल के इस काम को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वर्क चाहिए। अच्छा, वैसे पाकिस्तान के अंदर आपने नोटिस किया कि जिस तरह से वेस्ट में हम देखते हैं या महज़ब मुआशरों में देखते हैं, जानवरों से उतना प्यार भी नहीं किया जाता है। हम वैसी मतलब कोशिश कर रहे होते हैं, जो पालतू होते हैं उनके साथ हम करते हैं, और जो बाहर होते हैं की भी आपको लगता है कि रेशियो बहुत ज़्यादा कम है अगर हम बाकी ममालिक के साथ कंपैरिजन कर रहे हो? पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ही जानवरों के साथ जो मसाइल हैं ना वो दरपेश हैं। असल में हमारा जो मनफी पिक्चर है ना पाकिस्तान की, वो ज़्यादा हाईलाइट होती है। ये मसाइल दूसरे ममालिक में भी हैं, जंगली हयात की इनलीगल ट्रेडिंग, आपका उनके साथ जुल्म, नस्ल कशी, पेट्स एनिमल्स जो उनके साथ लोगों का बर्ताव, जो एक्सपेंसिव एनिमल्स हैं वो लोग घर में रख लेते हैं, लेकिन जो गली मोहल्लों में नज़र आते हैं परिंदे जानवर जो ज़ख्मी होते हैं उनका लोग ख्याल नहीं करते। ये मसाइल पूरी दुनिया में, ये पाकिस्तान में नहीं है। इनके ऊपर आगाही के साथ और प्रैक्टिकल वर्क के साथ करने की ज़रूरत है इस काम। अच्छा फ़हद, ये बताइएगा सहूलियात की आप बात कहती कि सहूलियात नहीं है, तो कौन सी सहूलियत होनी चाहिए महकमा वाइल्ड लाइफ के पास कि इन चीज़ों का जो जंगली हयात इनका तहफ़्फ़ुज़ हम कोई यकीनी बनाया जा सके? सबसे पहले तो देखें, पैशन की बात है, जुनून होना चाहिए, फ़िक्र होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी है हमारी। हम जितना भी अपने आप को डेवलप कर लें एज ए ह्यूमन, हमें अपने कुदरती निज़ाम को बेहतर करना, हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त आएगा, अगर हम इन चीज़ों को ना समझे तो अगले 25 से 30 साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं, पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, तो हमें ज़रूरत है हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके जो भी प्लेटफॉर्म हो हम इसको इस्तेमाल करके आगाही दें। और इसका रिज़ल्ट मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी वाइल्ड लाइफ जो आज से 3, 4 साल 5 साल पहले पाकिस्तान के अंदर लोगों के वहम गुमान में भी नहीं थी, वो अब लोगों को पता चल रहा है और उसके ऊपर वो हमारे साथ तामुन करते हैं। ठीक है, जिनको पता है।
तो ये अब तादाद हज़ारों से लाखों की तरफ मूव हो गई है। ठीक है, आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फात, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो पहला मरहला यही है कि आगाह किया जाए और ये हर फ़र्द वाहिद की भी ज़िम्मेदारी है और अपनी ज़िम्मेदारी को आप पूरा करें और इदारों के साथ भी मिलकर मज़ीद काम इस पर किया जा सकता है। हम एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।